जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए भारतीय संविधान की विकास यात्रा से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया गया है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह काफ़ी ज़्यादा इस जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सुबह में मैं इसका थ्योरी लाया था और थ्योरी आपको सुबह में बता दिया गया है और सुबह में ही बोला गया था कि शाम को इसका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा और उसे आप बनाइएगा और इसका सलूशन भी यूट्यूब पर कर दिया जाएगा। तो इसका पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। यह कंटिन्यू सीरीज हो गया है, कंटिन्यू आपको समय से वीडियो दोनों जाता है। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और उसे बनाइए और पीडीएफ प्रिंट जरूर कराइए। टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसको बनाइए। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन से गुजरिएगा आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और कभी भी मेहनत ईमानदारी से कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। सफलता में समय लगता है, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो ज़रूर सफल होता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है, इन सभी बातों को आप जरूर फॉलो करते होंगे। कंटिन्यू आप 6 से 7 महीना ऐसा कीजिए, देखिए आपका जीके और जीएस का कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी कठिनाइयाँ नहीं होगा। तैयारी ऐसा कर लेना है कि क्वेश्चन देखते आपको ऑप्शन को खोजना है कि ऑप्शन कहाँ पे हो, तभी आपका रिजल्ट होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से रिजल्ट जरूर होगा। तो आइए आज के सेशन के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है और 100 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का एक एक करके डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा। और 100 क्वेश्चन उसको नहीं मानिए, 100 गुने 4 यानी कि 400 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। और सुबह में इसका थ्योरी विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। तो यह डेली सीरीज चल रहा है। सुबह में 10 बजे आपको वीडियो मिल जाता है और शाम को 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द अगले मंथ से लाइव आ जाएगा, आपको लाइव देखने को मिलेगा सुबह और शाम दोनों। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और सही पढ़ के चले जाते हैं। तो सही वाला आप आंसर टिक करके आते हैं, जब घर पे आते हैं तो उसका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं वाला चुनना है। यह नियम उपनियम का लिखित दस्तावेज है, यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा की बात करें तो यह केवल सरकार के निर्माण का कार्य करता है, नागरिकों के अधिकार का नहीं। तो यह गलत है। यह जो सरकार का तो काम करता ही है, नागरिकों का भी काम करता है। संविधान में जितने भी बात है यह देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान जो है यह देश की सर्वोच्च विधि होता है, ये सही है। तो गलत को चुनना था, तो केवल दू जो है गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अधिकांश उत्पादन किस शासन व्यवस्था में ग्रहण किए गए थे? किस शासन व्यवस्था से ग्रहण किया गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। फ्रांसीसी शासन, अमेरिकी शासन, ब्रिटिश शासन और डच शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन से ही भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था में अधिकांश उत्पादन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पहला लिखित संविधान किस एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो पहला लिखित संविधान था, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है, जिसमें उस समय जब हुआ था तो 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां है। और वर्तमान में आपको 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। और वर्तमान में भागों की संख्या पूछेगा तो 25 हो जाता है और अनुसूचियां पूछेगा तो 12 हो जाए। तो 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और भाग भी 3 गो संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है और अनुच्छेद धीरे धीरे बढ़ के 450 से अधिक हो गया है। तो आइए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया की बात करें तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। 1813 की बात करें तो आंशिक रूप से व्यापार बंद किया गया था। क्या किया गया था? आंशिक रूप से चीन के साथ व्यापार बंद किया गया था।
और 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था व्यापार को। तो इस तरह आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह कौन बने थे? तो वह आपको रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस वायसराय बने थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो 1757 में प्लासी के जब युद्ध हुआ था उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो सती प्रथा का अंत 1829 में इन्होंने विरोध किया था धारा 17 के तहत। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के क्रांति के समय यह भारत के वायसराय थे और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के क्रांति 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था और 11 मई को दिल्ली पहुंचा था। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा इम्पे थे। तो तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है ना, तो तीनों स्टेटमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, एक इसमें छूट गया तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1774 में स्थापित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? कौन सा क्षेत्र जो था वह शामिल था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो केवल बंगाल था, बंगाल और बिहार था, बंगाल बिहार और उड़ीसा, और ऑप्शन डी की बात करें तो संपूर्ण भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। बंगाल और था, बिहार था और उड़ीसा था। क्वेश्चन नंबर 8, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं था? क्या पूछा गया कि कौन शामिल नहीं था? चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड और सर विलियम जोन्स। तो आपको बताया ना है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो उस समय जब थ्योरी में सुबह में ले रहा था थ्योरी का क्लास, तो उसमें इस बात को मैंने चर्चा किया था कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन सेट किया और आपको अगर अच्छा से देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो सर विलियम जोन्स था, यही नहीं था। चेम्बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड्राइड था और सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट 1774 में, जो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीयों को उपहार के रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन सा अधिनियम में इस बात को कहा गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 के चार्टर। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे प्रतिबंध कर दिया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंगस जो थे, वारेन हेस्टिंगस बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और 1784 में विलियम पिट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा पे 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। खर्च करने की बात कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1773 के एक्ट के तहत कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण हेतु किस निकाय को सूचना देना आवश्यक बनाया गया था? किस निकाय को? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भारत परिषद और विधान परिषद। तो किसको कहा गया था यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या अंतर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यह व्यापारिक मामले को देखता है। किसको देखता है? व्यापारिक मामला। व्यापारिक मामला
और कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामला देखता है, राजनीतिक मामला देखता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। बोला है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो नीचे मिलान करने वाला है यह छूट गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और ईसाई मिशनरियों की बात करें तो यह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत है, और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करें तो यह आपको 1784 के तहत, और गवर्नर जनरल की बात करें, परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपको 1833। तो इस तरह आप मिला लीजिएगा। पीडीएफ में सही है, यहाँ पर गलत है, पीडीएफ में दिया गया है सही, आप जरूर सही कर लीजिएगा। आइए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? कौन से अधिनियम को कमी जो रह गया था उसको दूर करने के लिए लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 के चार्टर और 1813 के चार्टर। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। इससे पहले तो यही ना आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। तो 1793 की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, और 1833 के चार्टर अधिनियम की अभी मैंने चर्चा आपके सामने किया हूं कि चीन के साथ आंशिक रूप से व्यापार को बंद किया गया था, चाय को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12, 1781 के संशोधन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किन क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण का अधिकार कलकत्ता सरकार को दिया गया था? केवल बंगाल को, बंगाल और बिहार को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, बंगाल और मदरसा को। तो किसको दिया गया था यह बात आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दिया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन 13, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख रोक लगाई गई थी। प्रमुख रोक क्या लगाई गई थी? वह राजस्व मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। दूसरा है कि वह कंपनी के कर्मचारियों के शासकीय कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। और तीसरा की बात करें तो केवल यूरोपीय नागरिकों पर वह लागू था। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, वह कंपनियों के कर्मचारी शासकीय कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में द्वैध शासन डबल गवर्नमेंट व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम में मानी जाती है? किस अधिनियम में मानी जाती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम और 1858 के भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत माना जाता है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया के तहत। 1858 के तहत मुगल शासक को समाप्त कर दिया गया था। मुगल शासक को समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1857 के क्रांति हुआ। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए थे उस समय। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? मतलब सही कथन का चयन करना है।
चलिए, व्यापारिक मामलों के लिए निर्देशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति दी गई थी, यह सही है। राजनीतिक मामले को नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मैंने अभी चर्चा किया हूँ, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा की बात करें तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। तो इस तरह तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। देखिए ऑप्शन यहाँ कट गया, तो 1, 2 और 3 कर लीजिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में जो आंसर दिया उससे आप मिलाइएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी की गई थी? तो यह भी बात मैंने आपको थ्योरी में बताया था। क्या बताया था? कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी? 2, 3, 5 और 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा। आपको 3 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा? तो मैंने इसकी चर्चा कितना बार किया हूँ? अभी मैंने बहुत बार इसका चर्चा किया। तो 1793 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम और 1853 के चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और पूर्णतः समाप्त की बात करें तो यह हो जाएगा आपको पूर्णतः समाप्त 1833 के चार्टर अधिनियम। और 1853 की बात करें तो इसके तहत प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा का जो शुरुआत किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही किया गया था। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा प्रसार हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? प्रति वर्ष मतलब शिक्षा पर कितना राशि व्यय किया जाएगा? इस क्वेश्चन के भी मैंने चर्चा किया हूँ। तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सी आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 का सी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने को औपचारिक अनुमति दी गई थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट और 1858 के चार्टर एक्ट। तो अभी मैंने इसका डिस्कशन में चर्चा भी किया था जहां पर ऑप्शन नहीं दिया था। तो इसका हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको कहा गया था। 1858 के तहत ही लॉर्ड कैनिंग जो था भारत के प्रथम वायसराय बना था और इसी के समय 10 मई 1857 की क्रांति भी हुई थी। इन्वर्टर के स्विच ऑन कर दीजिएगा, ऊपर वाला। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका व्यापारिक अधिकार जो था यह पूर्णतः किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम और 1858 के भारत शासन अधिनियम। तो इस सभी का मैंने चर्चा आपके सामने किया हूँ, सभी का चर्चा कर दिया हूँ। तो आप आंसर इसका आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800, आंशिक रूप से पूछा है, पूर्णतः पूछा है तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, और आंशिक रूप से अगर पूछता है यहीं पर तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत होता। आइए अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया था?
भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर और क्राउन के प्रतिनिधि। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब प्रथम भारत का वायसराय कैनिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल अगला देखेंगे। संपूर्ण भारत में ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। तो कौन बने थे यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त आया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। और लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1861 तक यह भारत के वायसराय बन के रहे हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे विधि के सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था? चौथे विधि के क्वेश्चन क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे विधि के सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया है? तो लॉर्ड मैकाले को, सर चार्ल्स वुड को, ऑप्शन सी की बात करें तो सर एलिजा एम्पे के और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले को किया गया था। अब विधि आयोग जो आया था ना, यह आपको 1834 में आया था। यह क्वेश्चन मध्य निषेध दरोगा में पूछा गया है। सर एलिजा एम्पे की बात करें तो 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी। आइए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने हेतु प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह बात, इसका आंसर हो जाएगा 1833। क्या हो जाएगा? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1861 की बात करें तो पोर्टफोलियो की बात 1861 के अधिनियम में कहा गया था। अगला है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया तथा यह पूर्णतः कब समाप्त हो गया था? तो 1813 के एक्ट 1829, 1833 के एक्ट 1843 और 1853 का एक्ट 1858 और 1858 से 1860। तो किसमें पूर्णतः समाप्त हुआ द्वैध शासन? तो 1833 से लेकर 1843 तक। उस समय 33 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और 43 में बात करें तो लॉर्ड एलनबरो थे। लॉर्ड एलनबरो थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26, 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में विधायी केंद्रीकरण का चरम बिंदु था। कारण है इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका की शक्ति पूर्णतः वंचित कर दिया था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है आर गलत है और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। किस अधिनियम में पहली बार सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजित करने का प्रयास किया गया था जो लागू नहीं हो सका? प्रयास किया गया
लेकिन क्या हुआ, लागू नहीं हुआ। इसका भी चर्चा मैंने डिस्कशन में किया हूँ। 1813 के चार्टर, 1833 के चार्टर, 1853 और 1861। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1853 एक्ट में किया गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। और 1813 जो है ना, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस अधिनियम में मिलते हैं? मतलब संविधान के निर्माण के किस अधिनियम में मिलते हैं, यह बात आपसे पूछा गया है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही संविधान के निर्माण की बात हुई थी। 1834 में स्वराज जो थे, यही संविधान पर पहली बार चर्चा करने का संकेत दिया था। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया? क्या कर दिया गया? कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो 1833 नहीं 1853 से 1853 के चार्टर अधिनियम से कहा गया था। और 1858 के अधिनियम से ही मुगल सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यह बात आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगला, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, लघु संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसको जाना जाता है लघु संसद। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 80 में है और यह उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है और बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। लोकसभा की बात करें तो यह निच्च सदन है और लोकसभा के बाद अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में, और सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में 80 है और बिहार में आपको टोटल 40 लोकसभा का सीट है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1861 के चार्टर अधिनियम और 1853 के चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इस बात को कहा गया था। और 1892 की बात करें तो बजट पर बहस करने की बात कही गई थी। बजट पर बहस करने की बात कही गई और पूरक प्रश्न पूछने की बात भी कहा गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की बात नहीं लागू हुआ। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, इस बात को भी कहा गया था। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा की भर्ती हेतु नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर खुली प्रतियोगी परीक्षा आरंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32, 1833 के चार्टर, 1853 के चार्टर, 1858 के भारत सरकार अधिनियम और 1861 के भारत
परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात कही गई थी। आइए अगला, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 24 से घटाकर कितना कर दिया गया संख्या, यह बात आपसे पूछा गया है। तो 12 कर दिया, 15, 18 और 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 कर दिया गया था। 24 से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 18 इसकी संख्या कर दिया गया था। एक बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम के द्वारा सौंपा गया है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम के द्वारा सौंपा गया है? तो 1853 के चार्टर एक्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 1892 के अधिनियम के तहत। तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ, तो यह 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। मुगल सत्ता को समाप्त किया गया और भारत के वायसराय भी उस समय लॉर्ड कैनिंग हुए और 1857 के क्रांति भी इसी में हुआ था। और 1861 पोर्टफोलियो बता ही दिया हूँ और 1892 आपको बताया हूँ कि बजट पर बहस करने की बात कही गई, लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, इस बात को कहा गया था 1892 के अधिनियम में। अगला, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और देखिए कथन दिया गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। यह बिल्कुल सही है। 1773 में लाया गया, लेकिन 1858 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और भारत राज्य सचिव के पद को सृजन किया गया, मतलब सेक्रेटरी का पद का सृजन किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था, ये भी सही है। 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। और भारत के वही प्रथम वायसराय जो बने हैं कैनिंग, जो बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, कैनिंग। आइए अगला क्वेश्चन 36, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में 1853 में 16 अप्रैल को ट्रेन मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें तो 1793 कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, 1858 के एक्ट के तहत भारत में राज्य सचिव की सहायता के लिए गठित भारत परिषद इंडियन काउंसिल में कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या पूछा है। 10 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य और 18 सदस्य। तो इसका आंसर की बात करें तो सदस्य की संख्या जो थी ना, वह आपको 15 थी। कितनी सदस्यों की संख्या थी? 15 थी। क्वेश्चन नंबर 38, 1858 के अधिनियम के द्वारा किस पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन पूछा गया 1858 के अधिनियम के तहत किस पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? गवर्नर जनरल के, मुगल सम्राट को, बोर्ड कंट्रोलर के अध्यक्ष को और मुख्य न्यायाधीश को। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगल सम्राट को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया था। और गवर्नर जनरल के जगह वायसराय आया था। अगला है, भारत में मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस अधिनियम के तहत किया गया है? कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है? 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम और 1900 मार्ले मिंटो सुधार 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। 1909 की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी और मुस्लिम को वोट देने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया था।
आइए 40 नंबर, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने की शक्ति देकर विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा किया गया है? 1833 के, 1853 के, 1861 के और 1892 के। तो किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह जो किया गया है 1861 के अधिनियम के तहत किया गया है। 1861, 53, 33 और 92 सभी का मैंने चर्चा कर दिया है। आपात स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की अनुमति के बिना, जब आपात की स्थिति हो जाएगा तो उस समय वायसराय के बिना अनुमति के बिना जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा है? मतलब अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वह किसके पास है? 1858 के अधिनियम के पास, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 और 1909। तो यह किसके पास है? यह बात आपसे पूछा गया तो 1861 के पास है, 1861 के पास। और अध्यादेश की बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, और राज्यपाल की बात किया जाए तो अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। ये दोनों को उलट दीजिएगा तो हो जाता है, 127 को उलट दीजिए 213 हो जाएगा। तो दोनों ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और मार्ले मिंटो सुधार आपको बता ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में किन 3 भारतीयों को मनोनीत किया था? किन 3 भारतीयों को मनोनीत उन्होंने किया था, यह बात आपसे पूछा गया है। बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को और दादा भाई नौरोजी को। लेकिन वो 3 आदमी को किया है, यहाँ पर 4 आदमी हैं। तो कौन ऐसा आदमी है जो कि इसमें उसने शामिल नहीं किया है? तो वह आपको दादा भाई नौरोजी हैं जो कि शामिल नहीं किया है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक 1886 में, एक आप 1906 में, और 1906 में ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु प्रश्न पूरक पूछने का अधिकार नहीं मिला? तो इसका मैंने चर्चा आपके सामने किया हूं कुछ देर पहले। मतलब किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की बात कही गई, प्रश्न पूछने की भी बात कही गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की बात नहीं कही गई। इस किस अधिनियम में इस बात को कहा गया है? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के मार्ले मिंटो और 1919 के भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और 1919 की बात करें तो सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार, महिला को वोट करने का अधिकार, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 44। भारत में अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में मानी जाती है? अप्रत्यक्ष और सीमित। तो 1861 के अधिनियम, 1892, 1909 के मार्लो मिंटो, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। किस अधिनियम में कहा गया है? तो यह जो अधिनियम है ना 1892 में, अप्रत्यक्ष की भी बात 1892 के अधिनियम में किया गया। 1919 की बात करें तो द्वैत शासन को लागू किया गया, द्वैत शासन को लागू किया गया था। आइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस संस्था में 1889 से 1891 तक के अधिवेशन में पारित प्रस्तावों से प्रभावित था? पारित प्रस्तावों से क्या था? वह प्रभावित था। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो कौन सा जो था इसमें प्रभावित था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, यही आपको प्रभावित था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ना, यह आपको 1919
और मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, यह आपको हो जाएगा 1909। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940। साइमन कमीशन रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था 1928। तो तीनों का ईयर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों का ईयर भी याद कर लीजिएगा। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मार्ले मिंटो सुधार। भारत में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, इस बात को भी मैंने चर्चा किया हूँ। धर्म के आधार पर यह आपको प्रत्यक्ष चुनाव की बात कहा गया है, इसमें बजट पर बहस करने की बात कहा गया है, और 1909 के अधिनियम 1919 के 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कहा गया और मुस्लिम को वोट देने की बात कही गई थी। और 1919 बता दिया। 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था, और 1935 अधिनियम के तहत ही फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में 1937 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। और 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत से 12वां अलग हुआ था 1937 में। 1937 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मार्लो को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को और लॉर्ड कर्जन को। तो किसे जाना जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है सांप्रदायिक के जनक। चैम्सफोर्ड की बात करें तो यह 1916 से लेकर 1921 तक इसका शासनकाल था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1898 से लेकर 1905, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सुप्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी जो थे ना, यह शिक्षा मंत्री भी थे एक बार। और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा में। तेज बहादुर सुप्रू और भीमराव अंबेडकर दो ही व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 50, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्य परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया था? किस पद पर? गृह सदस्य पर, वित्त सदस्य पर, विधि सदस्य पर और रक्षा सदस्य पर। तो किस पद पर किया गया था? तो इनको विधि सदस्य पर किया गया था, विधि सदस्य पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया? एक जगह क्वेश्चन था कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, और यहाँ पर पूछा गया कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और ऑप्शन ए में ही दिया गया 1892 का नियम। तो और जल्दीबाजी आप कीजिएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें नहीं पूछने का अधिकार था, और यहाँ पर पूछा है कि किसमें अधिकार था। तो 1909 के, 1919 के और 1935 के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1909 के अधिनियम में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इससे आपको सीधे पता चल जा रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और 1935 सबसे बड़ा यही है, कोई भारतीय संविधान में जितनी भी स्रोत लिया गया है सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम के तहत ही लिया गया है। और 1947 की बात करें तो इसी को कहते हैं बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान
बाल्कन प्लान इसी को कहा जाता है, बाल्कन प्लान इसी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो प्रांतों में किस प्रकार की प्रणाली को लागू किया? स्वायत्त शासन, द्वैध शासन, सैनिक शासन और संघवाद शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वैध शासन को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 54, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को, लियोन कार्टियस को, लॉर्ड मिंटो को और वारेन हेस्टिंगस को। तो किसको माना जाता है, यह बात पूछा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, लियोनस कार्टियस को माना जाता है, लियोनस कार्टियस को। लॉर्ड मैकाले की बात करें तो यह विधि आयोग से संबंधित है 1834 में, और वारेन हेस्टिंगस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1919 के एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया था? प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया था? तो यह है केंद्रीय एवं प्रांतीय, आरक्षित एवं हस्तांतरित, संघ एवं समावर्ती, प्राथमिक एवं द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आरक्षित एवं हस्तांतरित, आरक्षित एवं हस्तांतरित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार के आरक्षित यानी कि रिजर्व विषय में शामिल था? देखिए इस चीज़ को मैंने आपको बताया था जब मैं सुबह में थ्योरी की क्लास ले रहा था। तो रिजर्व में टोटल विषयों की संख्या जो थी ना आपको 12 थी, रिजर्व में टोटल विषयों की संख्या 12 थी। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप छांट नहीं सकते हैं। शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, वित्त पुलिस और स्वास्थ्य पुस्तकालय। तो इसमें आपसे कौन सा शामिल था यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त पुलिस। वित्त पुलिस शामिल था किसमें? रिजर्व में। आइए अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय का भाग है? हस्तांतरित विषय का भाग है। न्याय है, भूमि कर है, शिक्षा एवं चिकित्सा है, जल मार्ग और रक्षा है। तो कौन सा इसमें शामिल है यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा जो है यह शामिल है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका यानी कि बाइकैमरल की स्थापना पहली बार किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1909 के अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1858 के भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था केंद्र में? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। 1909 के आपके सामने चर्चा किया गया, 1935 भी चर्चा कर दिया गया और 1858 भी चर्चा किया गया है। तो हर जगह चर्चा नहीं किया जाएगा। अब आइए 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किन किन वर्गों के लिए कर दिया गया? किन किन वर्गों के लिए कर दिया गया? तो सिख के लिए किया गया है, यह सही है। ईसाई के लिए भी किया गया, ये भी सही है। आंग्ल भारतीय के लिए किया गया, ये भी सही है। यूरोपीय के लिए किया गया, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है। तो यहाँ पर एक एक लिख लीजिए, ऑप्शन में छूट गया है 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 4, यानी कि चारों इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, भारत में लोकल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 लोक सेवा यहाँ होगा। भारत में लोक सेवा की भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? देखिए किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? हंटर आयोग, ली आयोग, साइमन कमीशन और एचिंस आयोग। हंटर आयोग जो है ना यह आपको शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। ली आयोग जो है यह आया था 1923-24 में और साइमन कमीशन आया था 1928 में। तब पूछा गया किस आयोग के तहत स्थापना किया गया? तो ली आयोग के तहत किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार यानी कि राइट टू वोट का प्रदान किया गया है, वह अधिनियम। तो इसका मैंने डिस्कशन में पहले चर्चा कर दिया। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 के अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा भारत से अलग हुआ था, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी और आरबीआई की भी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। आइए अगला, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? राज्य बजट से अलग कर दिया गया। 1892 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह बात पूछा गया है। तो यह आपको हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। बाकी का चर्चा आपके सामने कर दिया गया है। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया, इसमें कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन जो था इसका गठन कब किया गया था, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 63। 1927 में गठन, 1928 में 5 सदस्य, 1929 में 7 सदस्य, 1930 में 10 सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1927 में 7 सदस्य जिसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार भी किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इससे श्वेत या गोरों का भी विद्रोह कहा जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध या बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का समर्थन किया गया। यह समय से 5 वर्ष पूर्व था। इसने भारत का विभाजन की बात कही थी। तो मैंने अभी चर्चा किया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और मुसलमानों के लिए निर्वाचन का बात जो है ना, यह आपको 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इस बात को कहा गया है। और भारत के विभाजन की बात करें तो 1947 के बाल्कन प्लान में भारत के विभाजन की बात कहा गया और भारत 2 अधिराज्य में बटा, एक पाकिस्तान, एक अपना भारत। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख एवं बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम में माना जाता है? इसका भी मैंने चर्चा आपको पहले किया हूँ। 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और 1858 के अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1935 के अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा संविधान में स्रोत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में इकाई प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? कितनी सूची में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 66, 2 सूची, 3 सूची, 4 सूची और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो 3 सूचियां में किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब आइए, 1935 के अधिनियम के अनुसार संघ सूची में विषय, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल थे? यह क्वेश्चन कब का पूछा जा रहा है? यह क्वेश्चन आपको 1935 के अधिनियम के तहत पूछा जा रहा है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 59, 54 और 36। 59 थे आपको संघ सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में 59, प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36। अभी वर्तमान में समवर्ती में 52 विषय है, संघ सूची में 101 है और राज्य सूची में आपको 61 है। आइए अगला, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे सौंपी गई है? संघीय व्यवस्थापिकाओं को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और क्राउन को। तो यह किसे सौंपा गया है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 69, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम,
1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 के अधिनियम और 1861 के अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत ही लागू किया गया था। किसको? प्रांतों में द्वैध शासन को। आइए क्वेश्चन नंबर 70, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया? अधिनियम नहीं, अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? 1909, 1919 और 1935 और 1947। तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह आपको 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय के यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका भी मैंने चर्चा डिस्कशन में किया हूँ तुरंत पहले। 1935 में, 1936 में, 1937 में और 1940 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुआ था। 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय के विरुद्ध अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सी थी? 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय के विरुद्ध अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन थी? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, प्रोविंस काउंसिल लंदन, वायसराय परिषद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्या था? यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोविंस काउंसिल लंदन। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो ये भी मैंने आपके सामने चर्चा किया हूँ। 1935 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1858 में गठित भारत परिषद इंडियन काउंसिल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम के किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? यह बात पूछा गया। तो 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम और ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम के तहत। तो किसे समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो ना समाप्त कर दिया गया था। बर्मा वर्तमान में म्यांमार को, बर्मा वर्तमान में म्यांमार उसका नाम है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया तथा यह पृथक कब हुआ था? 1919 के अधिनियम से 1921, 1935 के अधिनियम 1937, 1947 के अधिनियम 1948 और 1858 से लेकर 1860। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ था बर्मा भारत से। क्या हुआ था? अलग हुआ था बर्मा भारत से। क्वेश्चन नंबर 76, 1935 के अधिनियम के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? 11 में से 6 प्रांत, 11 में से 4 प्रांत, 9 में से 5 प्रांत और सभी 11 प्रांत। तो कितने प्रांत को किया गया था यह बात आपसे पूछा गया है। तो टोटल तो 11 था, 11 में से 6 प्रांत को किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 11 में से 6 प्रांत को किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1935 की अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानमंडल नहीं था पूछा गया? बंगाल और बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, मुंबई और मद्रास, पंजाब और सिंध। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं था? नहीं वाला का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब और सिंध नहीं था, लेकिन बंगाल, बिहार था, संयुक्त प्रांत और असम था, मुंबई और मद्रास भी था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के प्रावधान पर आधारित है? पूछा गया कि 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वह कौन से अधिनियम पर हुआ था? तो इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, यह क्वेश्चन बन जाएगा। 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम और 1909 के अधिनियम।
तो 1937 है, तो 1935 ही ना होगा। तो इसका आंसर आपको 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। अगला है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो क्रिप्स मिशन जो था ना, यह मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में यह भारत आया था। मार्च 1942। 1940 में लॉर्ड लिथगो, यह सही है वायसराय। 1942 में सर स्टॉफस क्रिप्स। 1946 लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। और ऑप्शन डी 1945 लॉर्ड बेवे। तो यहाँ पर आपको बात किया गया है क्रिप्स मिशन का। तो क्रिप्स मिशन जो है ना 1942 में मार्च में आया था और उसका अध्यक्ष जो थे सर स्टॉफर्ड क्रिप्स थे। और 1940 में लॉर्ड लिथगो था जो भारत के वायसराय था। भारत के वायसराय था और इसका कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिए। यह 1936 से लेकर 1942 तक था। 1936 से लेकर 1942 तक था। 1946 में लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1945 में लॉर्ड बेवेल, जो शिमला सम्मेलन एक हुआ था 1945 में, उस समय लॉर्ड बेवेल थे। और यहीं पर शिमला समझौता, शिमला समझौता, शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। याद कर लीजिए 1972 शिमला समझौता। सम्मेलन और समझौता में अंतर है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव मिशन को उत्तर तिथि का चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को, कैबिनेट मिशन को और साइमन कमीशन को। तो उन्होंने जो कहा था ना वह आपको क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिन लिथगो था। क्रिप्स मिशन के समय भी लिन लिथगो था। कैबिनेट मिशन के समय आपको वेवेल थे। और साइमन कमीशन की बात करें तो इस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 81 कैबिनेट मिशन 1946 के 3 सदस्य में कौन शामिल नहीं था? 3 गो सदस्य था जिसमें कौन एगो शामिल नहीं था? तो इसका एक ट्रिक है KAL। KAL से आप याद कर लीजिएगा। पैंथिंग लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड माउंटबेटन। तो K से हो जाएगा सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, A से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर और L से हो जाएगा लॉरेंस। तो बच कौन गया? आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किस योजना के सिफारिश पर किया गया था? किस योजना के सिफारिश पर किया गया था? यह बात आपसे पूछा गया है। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन 1947 और बेबेल योजना 1945। तो किस पे किया गया था यह बात आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी याद रखिएगा, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, प्रांतीय स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण हेतु तैयार बाल्कन, यही आया बाल्कन प्लान, यानी कि बाल्कन प्लान का अन्य नाम क्या था? बाल्कन प्लान जो था इसका अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है डिकी बर्ड प्लान, ऑप्शन बी में है इस्लाम प्लान, ऑप्शन सी में है माउंटबेटन प्लान और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। इस्मा प्लान और डिक्की प्लान, इस्मा प्लान और डिक्की प्लान, इस्मा प्लान और डिक्की प्लान। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 84 नंबर, बाल्कन प्लान का तीव्र विरोध किसने किया जिसके कारण इसे रद्द कर दिया गया? बाल्कन जो प्लान था इसे तीव्र विरोध किया गया और बाद में इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो किनके द्वारा तीव्र विरोध किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया और उसके बाद इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन की बात करें तो 30 जनवरी 1948 नाथूराम गॉड्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तिथि को पारित किया गया था? कौन सा तिथि को इसे पारित किया गया था? 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1947। तो इसमें 3 डेट भी आई है, यह 3 डेट जो है ना भी आई है, तो इसी में आपको आंसर खोजना है। तो आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947, 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन बना था, 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन बना था और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 पृथक डोमिनियन स्टेट कब बने थे? 2 पृथक डोमिनियन स्टेट कब बने थे? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 18 जुलाई 1947 और 30 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बना था और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। भारत गणतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कह देता, भारतीय, तब आपका आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी। और जवाहरलाल नेहरू जो थे यह प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे यह राष्ट्रपति थे। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी और सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग जानते हैं। और के मुंशी जो था ना, संवैधानिक के 7 गो जो सदस्य थे उसमें एक के एम मुंशी भी एक शामिल थे। क्या थे? के एम मुंशी भी उसमें शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के प्रभारी कौन थे? राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली। तो पूछा गया था कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह आपको गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व किसने निभाई थी या किसे सौंपा गया था? सरदार बलदेव सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आसफ अली को, C.H. भाभा को। तो किसको सौंपा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम सेठी, लियाकत अली, डॉक्टर जॉन मथाई, योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। और योगेंद्र नाथ मंडल की बात करें तो यह विधि मंत्री थे। विधि मंत्री। विधि मंत्री कब थे? यह स्वतंत्रता से पहले थे और स्वतंत्रता से बाद में विधि मंत्री कौन हुए? तो अंबेडकर हुए। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हुए स्वतंत्रता के बाद।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत के पूछा है तो मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा, और स्वतंत्रता से पहले पूछता ना तब आपको सी राजगोपालाचारी होता, और बी.आर. अम्बेडकर आपको विधि मंत्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो यह भारत के पहला उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक 5 सितंबर को, जो आने वाला है 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में 1947 के कानून विधि मंत्री कौन थे? 1947 के कानून विधि मंत्री, देखिए आ गया 19 स्वतंत्र भारत के, तो 1947 में स्वतंत्र भारत के कानून विधि मंत्री जो थे वह भीमराव अंबेडकर थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे यह स्वतंत्रता से पहले थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे विधि मंत्री यह स्वतंत्रता से पहले थे, और लेकिन स्वतंत्र भारत के पूछा गया है तो यह आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली, आर.के. शनमुखम सेठी, डॉक्टर जॉन मथाई और सी.एच. भाभा। तो कौन थे यह बात पूछा गया, तो डॉक्टर आर.के. शनमुखम सेठी थे, और लियाकत अली जो थे ना यह स्वतंत्रता से पहले थे, स्वतंत्रता से क्या थे? पहले थे वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 95, स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें जितने भी महिला के नाम दिया गया है ना, कोई ना कोई इसमें किसी न किसी पद पर थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। सुचिता कृपलानी की बात करें, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यह नेहरू की बहन थी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 में बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष, वह प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के थी। भारतीय पूछेगा तब आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा गया है। आशा पल्ली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। तो कौन थे यह बात आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई जो थे यही थे, जॉन मथाई थे। जगजीवन राम जो है ना यह आपको श्रम मंत्री थे। क्या थे? श्रम मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन 1946 की अंतरिम सरकार तथा 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल दोनों में श्रम मंत्री था? दोनों में क्या था? श्रम मंत्री था। स्वतंत्रता से पहले भी था और स्वतंत्रता से बाद भी दोनों में मंत्री था। जगजीवन राम जो थे यही आपको थे श्रम मंत्री। कौन थे? श्रम मंत्री। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 98, 3 जून 1947 को प्रस्तुत योजना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और डिकी बर्ड योजना। 3 जून 1947, 3 जून 1947 की बात करें तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, और डिकी बर्ड की बात करें तो 1947 के बाल्कन योजना को जाना जाता है। बाल्कन। बेबेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 99, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक सरकार ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य किया। कारण में है उस समय तक भारत का नया संविधान लागू नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है कि ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या है।
बी कह रहा है आर और ए दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो यह दोनों सही है और सही इसका व्याख्या भी आर कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 1935 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसे ब्रेक हो तो पर इंजन नहीं है। इसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस बात को किसने कहा था? 1935 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह किसने कहा था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हैं, एक बार 1938 में और एक बार आपको 1939 में। और गांधी जी की बात करें तो यह आपको 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इस तरह मैं आपके सामने भारतीय संविधान के विकास यात्रा से टोटल 100 क्वेश्चन लाया था और 100 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आपके सामने डिस्कशन किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस डिस्कशन से आप ज़रूर खुश होंगे और इस डिस्कशन को पूरा अच्छे तरीक़ा से देखिए। और इतना बात इसमें बताया जाता है कि आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए, इसलिए कि एक बात को 10 बार बोला जाता है, अगले ऑप्शन में बोला जाएगा, फिर अगले ऑप्शन में वो चीज़ आता है, तो हर जगह बार बार बोलते हैं। अगर वीडियो को 1 से 2 बार आप अच्छे से देख लेते हैं तो विकास यात्रा से अगर क्वेश्चन संविधान में पूछा जाता है तो आपसे छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और सुबह में इसका थ्योरी भी मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपको बताया और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सही तरीका यही है, पहले उसका सब्जेक्टिव पढ़िए और बाद में उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे और फॉलो कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होइएगा। और बहुत ही जल्द और भी क्लास आपके सामने लाया जाएगा। मैंने सुबह में भी बोला है और बहुत जल्दी इस क्लास को लाइव कर दिया जाएगा। अभी रिकॉर्डेड जो जा रहा है इसे लाइव कर दिया जाएगा। डेली आपको लाइव का समय भी निर्धारित कर देंगे, सुबह और शाम दोनों सभी क्लास लाइव चलेगी। तो इस तरह आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह में 10 बजे।